मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम करंट अफेयर्स के उत्तर प्रदेश स्पेशल के जनवरी माह के करंट अफेयर जो है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स है ये दृष्टि आईएएस के वेबसाइट से लिया गया है और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, विशेषकर यूपी पीसीएस के लिए तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल उसके द्वारा आयोजित कराने वाली जितनी परीक्षाएं, चाहे लेखपाल का हो या लोअर पीसीएस का हो या सुपर टेट का हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फटाफट अपना ये करंट अफेयर्स। तो जनवरी माह का है दोस्तों, और इस मंथ का जो भी इम्पोर्टेंट खबर है इसमें दिया गया है उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला हमारे पास देखिए क्या है। पहली खबर है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। तो देखिए कहाँ किया गया दोस्तों, ये मेरठ में किया गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेरठ में किया गया। मेजर ध्यानचंद मेरठ जिले में किया गया, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, पीएम मोदी ने किया। कब किया, 2 जनवरी 2022 को। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 700 करोड़ रुपए की लागत लगी है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण 91.31 एकड़ क्षेत्रफल में किया जाएगा। इतनी बातें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये तो फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। उसके अलावा जो बातें इसमें दी गई हैं एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के मॉडल तथा जनपद मेरठ में उत्पादित खेल के सामानों पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान उन्होंने एक स्टॉल पर एक्सरसाइज मशीन का भी इस्तेमाल करके देखा। दोस्तों जब हम यूपी स्पेशल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरठ किस लिए विख्यात है, इसके उत्पाद कौन से हैं। तो खेल के सामान दोस्तों यहाँ पे मिलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न ज़िलों की अपनी अपनी पहचान है। जैसे अलीगढ़ का ताला मशहूर है, ठीक है, कन्नौज इत्र के लिए मशहूर है, और आपका भदोही जो है कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये है खेल के सामान के लिए। कई बार यूपी पीसीएस में या किसी अन्य जो स्टेट पीसीएस हैं यूपी पीसीएस में उसमें जो है ये मिलान करने के लिए आ जाता है कि कौन सा ज़िला है, उस ज़िले का कौन सा उत्पाद है, तो उनको मिलान करना होता है। तो देखिए एक जानकारी यहाँ से हमको मिल गई। अगला देखिए, प्रधानमंत्री ने प्रदेश के नौजवानों को राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह आधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट यूनिवर्सिटी होगी। यहाँ युवाओं को खेल से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं मिलेंगी। इस विश्वविद्यालय में खेल, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी के विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण एवं शोध कार्य संचालित किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय करियर के रूप में स्पोर्ट्स को अपनाने के लिए स्किल्स का निर्माण, यहाँ हर साल 1000 से अधिक बेटे बेटियां बेहतरीन खिलाड़ी बनकर निकलेंगे। उल्लेखनीय है कि 2018 में देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने मणिपुर में स्थापित की गई थी। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और आ गया है। शुरुआत में देखिए इस खबर का हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया, तो ये तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ही। जनपद मेरठ में किया गया, इंपॉर्टेंट है। किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और डेट भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 2 जनवरी 2022 को। साथ ही साथ दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, मेरठ एक तो खेल के सामान के मतलब कि बनाने के लिए जाना जाता है, यहाँ पे चीज़ें बनती हैं। उसके साथ इसे से मिलता जुलता 2018 का एक हमारे पास स्टैटिक जीके मिल रहा है कि 2018 में देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है कहाँ स्थापित की गई थी, तो मणिपुर में स्थापित की गई थी। दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले खबर पर चलते हैं। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के किशोर बच्चों के कोविड टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। चर्चा में क्यों है, 3 जनवरी 2022 को यूपी में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन अभियान प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के हेतु वैक्सीनेशन वाले दिन तथा अगले दिन इन बच्चों को विद्यालय से अवकाश अनुमन्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों ये है आपका कोविड वैक्सीनेशन अभियान, ठीक है। ये पूछा जा सकता है किस साल के बच्चों के लिए, तो 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों।
आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों की संख्या लगभग 1 करोड़ 40 लाख है। इस आयु वर्ग के लिए आज से प्रदेश में 2150 बूथ पर टीकाकरण की कार्यवाही प्रारंभ हुई है। राजधानी लखनऊ के 39 सेंटर्स पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। गौरतलब है कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक 20 करोड़ 25 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। 12 करोड़ 84 लाख 94,516 लोगों ने टीके की पहली डोज तथा 7 करोड़ 40 लाख 93,819 लोगों ने दोनों डोज ले ली हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन के 8 मामले आए हैं, जिनमें 3 मामले पहले ही निगेटिव हो चुके हैं। शेष होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश में चलिए दोस्तों, इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो पहले लाइन में लिखा गया है इम्पॉर्टेंट यही है कि 15 से 18 वर्ष के किशोर बच्चों के लिए कोई टीकाकरण का शुभारंभ किया गया था। 3 जनवरी 2022 को डेट भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने विधानमंडल पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन किया। तो देखिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं वो इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं, उनके राइटर कौन है वो पूछे जा सकते हैं। 3 जनवरी 2022 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में, कहाँ पर, लोक भवन में कार्यक्रम में कर्मयोद्धा राम नाई हृदय नारायण दीक्षित रचित रचनावली एवं विधानसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में विधानमंडल पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकों का विमोचन किया। तो कर्मयोद्धा राम नाई और दूसरा है हृदय नारायण दीक्षित रचनावली, हृदय नारायण दीक्षित रचनावली एवं विधानसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में विधानमंडल पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकों का भी विमोचन किया। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर। उन्होंने इसके पूर्व विधान भवन के राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हॉल में राष्ट्रपति महात्मा गांधी, बाबा साहब BR अम्बेडकर तथा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तैल चित्रों का अनावरण किया था। विधानमंडल प्रकाशन विक्रय केंद्र का लोकार्पण भी किया। ज्ञातव्य है कि विधानमंडल पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में 5 मुख्यमंत्रियों के भाषण के संकलन पर आधारित पुस्तकों का विमोचन हुआ है। इनमें उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन और संकल्प, उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संवाद सहित उत्तर प्रदेश विधानसभा में राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश विधानसभा में राम प्रकाश तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा में चौधरी चरण सिंह के उद्बोधन पुस्तकें सम्मिलित हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में इस तरह से दिया जा सकता है कि कौन कौन सी पुस्तकें इसमें सम्मिलित हैं, और एक ऐसा कोई दे सकता है जो सम्मिलित नहीं था, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही विधानमंडल पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में संविधान सभा में उत्तर प्रदेश के निर्वाचित सदस्यों के भाषण, उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एवं मंत्रिपरिषद में सहभागिता, उत्तर प्रदेश विधानसभा में संसदीय विशेषाधिकार, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपालों के अभिभाषण, उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपवेशन और उनमें माननीय सदस्यों की उपस्थिति, पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक की आत्मकथा चरैवेति जो आत्मकथा थी चरैवेति किसकी थी? राज्यपाल राम नाईक, पूर्व राज्यपाल यूपी के रहे हैं। इनके विभिन्न संस्मरणों पर आधारित कर्मयोद्धा राम नाईक पुस्तक का विमोचन किया गया है। चरैवेति पुस्तक का लगभग 11 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यह पुस्तक प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। कर्मयोद्धा राम नाईक पुस्तक पूर्व राज्यपाल राम नाईक की जीवंतता व सक्रियता के साथ उत्तर प्रदेश व समाज के प्रत्येक पहलू पर उनकी गहरी पैठ को व्यक्त करती है। यहाँ विमोचित पुस्तकें
विधानमंडल पुस्तकालय के लिए एक बड़ा संकलन होंगी, जिन्हें अलग अलग पुस्तक के आकार के रूप में संजोया गया है। ये पुस्तकें पुस्तकालय की समृद्धि के साथ साथ नए विधानसभा सदस्यों, राजनीति में रुचि रखने वाले शोधार्थियों सहित सार्वजनिक जीवन में उत्तर प्रदेश से संबंधित सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखने वाले व्यक्तियों के लिए भी ज्ञानवर्धक होंगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर संविधान सभा में उत्तर प्रदेश से निर्वाचित सदस्यों के भाषण व उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व एवं परिषद में उनकी सहभागिता से संबंधित पुस्तक का विमोचन हुआ है। यह पुस्तक रुचिकर व भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक होंगी। चलिए अगले खबर पर दोस्तों, मुख्यमंत्री ने किया आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS की नई इकाई के भवन का शिलान्यास। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आतंकवाद निरोधक दस्ता बनाया है ATS की नई इकाई, इसकी नई इकाई भवन का शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कब किया है, डेट भी इसकी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 4 जनवरी 2022 को। और कहाँ किया है, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का जिला है सहारनपुर। इसके देवबंद नामक स्थान पर आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी ATS की नई इकाई के भवन कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, इसका नाम क्या है, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, इसका शिलान्यास किया है। और प्रदेश के विभिन्न जनपदों के फायर स्टेशनों का भी लोकार्पण किया। तो दोस्तों जो चीज़ें अभी हाईलाइट हो गई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो जानकारी दी गई है मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर रीड कर दे रहा हूँ। पहला देखिए पॉइंट, मुख्यमंत्री ने जनपद सहारनपुर में 199 करोड़ रुपए की 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इनमें 162.98 करोड़ रुपए की 61 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 45.86 करोड़ रुपए की 51 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा देश व प्रदेश की स्मृति के लिए 1 करोड़ छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट व स्मार्टफोन प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के लिए ATS सेंटर बनाया जा रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के मद्देनज़र युवा ऊर्जा को ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जाम तथा कंपटीशन की तैयारी के लिए प्रदेश सरकार ने टैबलेट व स्मार्टफोन से जोड़ने का निर्णय लिया है। ये बातें मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वहाँ पर कह चुके हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों यही है कि सहारनपुर में ATS के नए इकाई का शिलान्यास हुआ जिसका नाम है कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। 4 जनवरी की बात है, 4 जनवरी को ये काम हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही सब टैबलेट वगैरह ये सब लिखा हुआ है, इससे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं क्योंकि इसमें कोई विशेष फैक्ट नहीं है। अगला है नगरीय विकास की 3,800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का डिजिटल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। नगरीय परियोजनाएं हैं ये सब। 4 जनवरी 2022 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 58,903 लाभार्थियों के बैंक खातों में, इंपॉर्टेंट है डेटा दोस्तों ये, कि बैंक खातों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय किस्त की 500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का ऑनलाइन अंतरण सहित नगरीय विकास की 3800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का डिजिटल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। आइए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या बातें हैं। इन परियोजनाओं में स्मार्ट सिटी मिशन की लगभग 909 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के 627 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 28 सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, देखिए कितने हैं, 28 सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हैं। 13 लीगेसी वेस्ट रेमिडिएशन, जनपद आगरा में एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तथा 1100 पब्लिक टॉयलेट, पिंक टॉयलेट का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश जल निगम नगरी के तहत अमृत मिशन व राज्य सेक्टर को 926 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। इनके अतिरिक्त नगर निगम अयोध्या व मथुरा वृंदावन के कार्यालय भवन का शिलान्यास व गाजियाबाद की 506 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट, इतनी बातें काफ़ी हैं और इसमें चूँकि कोई विशेष चीज़ है नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय बनाएगा IIT कानपुर। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सीधे पूछ सकता है कौन सा जिला यूपी का बनाएगा, तो IIT कानपुर।
कौन सा मतलब इंस्टीट्यूट बनाएगा, तो आईआईटी कानपुर सबसे दुनिया का उत्तम हृदय बनाएगा, अभी बना नहीं है। हाल ही में आईआईटी कानपुर के उप निदेशक प्रोफेसर एस गणेश ने बताया कि आईआईटी दुनिया का सबसे उन्नत कृत्रिम हृदय तैयार करेगा। आईआईटी परिषद में संचालित स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की ओर से इस कवायद के लिए हृदय यंत्र कार्यक्रम बनकर तैयार हो गया है। इसमें देश दुनिया के चिकित्सा व प्रौद्योगिकी जगत के विशेषज्ञ तो जुड़ेंगे, साथ ही किसी भी वर्ग से पढ़ने वाले स्नातक छात्रों को भी चुनौती के साथ बहुत कुछ सीखने का मौका दिया जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञ भी इस कार्यक्रम में आईआईटी कानपुर की मदद करेंगे। प्रोफेसर एस गणेश ने बताया कि कृत्रिम हृदय को तैयार करने के लिए लेफ्ट वेंटिकुलर असिस्ट डिवाइस को विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों किस डिवाइस को विकसित किया जा रहा है यहाँ पर, ये लेफ्ट वेंटिकुलर असिस्ट डिवाइस है। इस डिवाइस को आप याद रखिएगा कि कृत्रिम हृदय बनाने के लिए कौन सा डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी या किसको विकसित किया जाएगा, तो ये आप याद रख लीजिए। और इसमें कोई विशेष है नहीं कि जो फैक्ट में पूछा जाए। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो में सारी बातें रीड करना भी ठीक नहीं है। अगला है टॉपिक हमारा कि प्रदेश में 572 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। तो दोस्तों किसने किया है, कहाँ किया, ये चीज़ें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 जनवरी को, देखिए 6 जनवरी डेट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने, किसने, नितिन गडकरी ने, नाम याद रखिए, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, अयोध्या और बस्ती में 12,981 करोड़ रुपए की लागत वाली 572 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो दोस्तों कितने किलोमीटर, 572 किलोमीटर, ठीक है। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कौशाम्बी में 2659 करोड़ रुपए की लागत वाली 6 NH परियोजनाओं यानी नेशनल हाईवे परियोजनाओं और बस्ती में 1624 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 NH परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने अयोध्या में 8,698 करोड़ रुपए की लागत वाली 6 NH परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग बनाए जाने से श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा होगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या रिंग रोड बनने से ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी। NH 233 के निर्माण से लुम्बिनी स्थित भगवान बुद्ध की जन्मस्थली वाराणसी और सारनाथ से जुड़ जाएगी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि NH 233, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ जाती है, तो लुम्बिनी जो है आपका यहाँ से लुम्बिनी से जो है बनारस और सारनाथ से जोड़ने के लिए ये चीज़ें NH 233 बनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले 5 जनवरी को नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 26,778 करोड़ रुपए की लागत वाली 821 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। उन्होंने कानपुर में 14,199 करोड़ रुपए की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, लखनऊ में 7,409 करोड़ रुपए की 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में, श्रृंगवेरपुर धाम कहाँ पर है, प्रयागराज में, ये इंपॉर्टेंट है। खाली इतना याद रखिए प्रयागराज में कोई श्रृंगवेरपुर धाम भी है, ठीक है। तो इसके लिए 5,169 करोड़ रुपए 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से प्रयागराज, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर धाम जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को श्री राम वन गमन मार्ग की निर्माण योजना से जोड़ा जाएगा। एक योजना थी दोस्तों, जो भगवान जी वन में गमन किए थे, वन गए थे, तो जिन मार्गों से गए थे उन स्थलों को जोड़ा जा रहा है। इन परियोजनाओं से कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में चमड़ा, कांच तथा चूड़ी उद्योग के विकास में भी सहायता प्राप्त होगी। साथ ही प्रदेश में निवेश बढ़ाने और औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी। तो ये था दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। 572 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। किसने किया, नितिन गडकरी जी ने किया, 6 जनवरी को किया, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं प्रयागराज में ही जो है श्रृंगवेरपुर धाम है, ये बातें आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है जल पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश ने जीता प्रथम पुरस्कार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जल पुरस्कारों में पहला स्थान पाया है यूपी ने, आपके यूपी ने पाया है पहला स्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए 7 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के केंद्रीय जल मंत्रालय के राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हासिल किया। राजस्थान और तमिलनाडु ने सर्वश्रेष्ठ राज्य सामान्य श्रेणी में क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ये भी है कि दूसरे स्थान पर देखिए राजस्थान रहा और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बातें जो यहाँ पर लिखी गई हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पर्यावरण संबंधित चीज़ें हैं। अगला है उत्तर प्रदेश को मिले 5 प्रतिष्ठित ई गवर्नेंस पुरस्कार। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 5 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं ई गवर्नेंस पुरस्कार। तो हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों के सम्मान में राज्य को ई गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों में 5 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। इनमें से 2 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त किए गए हैं। देखिए ये पुरस्कार 23 जनवरी को MNIT प्रयागराज में एक समारोह में प्रदान किए जाएंगे, मतलब 23 जनवरी को प्रदान किए गए होंगे, शायद ये डेटा जो है और पहले का है। मुख्यमंत्री के लिए यूपी दर्पण डैशबोर्ड को उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और कुशल निवारण की सुविधा प्रदान करने वाला पोर्टल है। इसका लोगों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है और इसने हजारों शिकायतकर्ताओं को राहत प्रदान की है। उच्च शिक्षा विभाग को नया कॉलेज पाठ्यक्रम खोलने के लिए 2 प्रयासों डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट तथा ऑनलाइन NOC और संबद्धता प्रणाली में अपने सराहनीय प्रयासों की मान्यता में CSIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 मिला है। ऑनलाइन NOC संबद्धता पोर्टल द्वारा अब तक शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 487 स्नातक NOC, ठीक है, और 431 स्नातकोत्तर NOC और 138 संबद्धताएँ ऑनलाइन दी गई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाले 2 अन्य ई गवर्नेंस पोर्टल हैं माइन मित्र और सेवा मित्र। माइन मित्र ऑनलाइन खनिज प्रबंधन, ऑनलाइन ट्रांजिट पास, ऑनलाइन नागरिक और किसान सेवाएं जैसे ऑनलाइन लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण आदि अवैध खनन की रोकथाम तथा कानूनी खनन को प्रोत्साहित करने की सुविधा के लिए ऑनलाइन मंच है। यह एकीकृत निगरानी, प्रवर्तन प्रणाली और स्वचालित चेक गेट चेक के लिए RFID, हैंडहेल्ड मशीन, माइन टैग आदि की सुविधा भी प्रदान करता है। ये सेवाएं और सुविधाएं आम जनता, किसानों, पट्टेधारकों, स्टॉकिस्टों और ट्रांसपोर्टरों के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। सेवा मित्र भू स्थान के आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों नागरिकों तथा कुशल श्रमिकों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए ऑनलाइन मंच। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये सेवा मित्र क्या है और आपका माइन मित्र क्या है। माइन का मतलब ही तो खान, तो ये खनिज प्रबंधन वगैरह से है, शुरू में आपने देखा यहाँ पर, और ये आपका सेवा मित्र है, ये ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए है, ठीक है, नागरिकों तथा कुशल श्रमिकों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने वाला है सेवा मित्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर है दोस्तों, बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना। कमाल खान जी का निधन हुआ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, NDTV के। देखिए 14 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। वे कितने साल के थे? 61 साल के थे। कमाल खान NDTV के उत्तर प्रदेश ब्यूरो में कार्यकारी संपादक थे। कमाल खान 2 दशक से पत्रकारिता में थे। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में रहने के बाद उन्होंने NDTV के साथ टीवी करियर की शुरुआत की और अंत तक चैनल के साथ जुड़े रहे। कमाल खान की पहचान एक तेज़तर्रार पत्रकार के तौर पर थी। खबरों को पेश करने के अपने खास अंदाज और भाषण के लिए वह काफ़ी लोकप्रिय थे। पत्रकारिता में शानदार योगदान के लिए उन्हें रामनाथ गोयन का पुरस्कार और राष्ट्रपति के हाथों गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों 2 पुरस्कार इन्हें प्राप्त था, एक रामनाथ गोयन का पुरस्कार और दूसरा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले अपने टॉपिक पर।
MNIT को मिला राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट। 16 जनवरी 2022 को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी ने राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया। दोस्तों ये खबर मुझे कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं लगती, लेकिन चूंकि किया है तो आप एक बार इसको नज़र दौड़ा लीजिएगा। हम चलते हैं अगले उस पर। अगला हमारा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आपका आर्ट एंड कल्चर से, उत्तर प्रदेश का आर्ट और कल्चर है, ठीक है। कथक नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया। दुखद घटना है दोस्तों, बहुत ही दुखद। देखिए 17 जनवरी 2022 को पारंपरिक भारतीय नृत्य शैली कथक को विश्व पटल पर ले जाने वाले पद्म विभूषण नृत्य शिरोमणि संगीत नाटक अकादमी सरीखे अनगिनत सम्मानों से सम्मानित प्रख्यात कथक नर्तक बिरजू महाराज जी का निधन हो गया। कब हुआ? 17 जनवरी 2022 को। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 4 फरवरी 1938 को। तो ये कितने साल में इनका निधन हुआ, तो आप इसमें से माइनस करके इसका डेट निकाल लीजिएगा कि कितने साल के थे ये, कितनी साल की अवस्था में इनका निधन हुआ है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। भारत के सबसे प्रसिद्ध एवं पसंदीदा कलाकारों में से एक ब्रजमोहन नाथ मिश्रा, जो कि पंडित बिरजू महाराज के नाम से मशहूर हैं। इनका असली नाम देखिए क्या है, ब्रजमोहन नाथ मिश्रा, ठीक है। शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ के कालका बिंदादिन घराना से ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों ये जो घराना है ये भी पूछा जा सकता है, तो किस घराने से? लखनऊ के कालका बिंदादिन घराना से ताल्लुक़ रखते थे। इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। बिरजू महाराज के पिता और गुरु अच्छन्न महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी एक प्रसिद्ध नर्तक थे। पंडित बिरजू महाराज की कलात्मक शख्सियत ऐसी रही है जो तर्क से परे मानी जाती है। वे गुरु, नर्तक, कोरियोग्राफ, गायक और कंपोजर थे। वे ताल वाद्य बजाते थे, कविता लिखते थे और चित्रकारी भी करते थे। उनके शिष्य जाने माने कलाकार हैं और दुनिया भर में फैले हैं। 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित बिरजू महाराज ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी डांस कोरियोग्राफ किया, जिनमें उमराव जान, 1.5 इश्किया, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में शामिल हैं। पद्म विभूषण के अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। तो देखिए संगीत नाटक अकादमी भी मिला है, कालिदास सम्मान भी मिला है, आदि चीज़ें हैं। पद्म विभूषण तो मिला ही है 1983 में, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ठीक है। तो लखनऊ घराने के कालका बिंदादिन घराना से थे, लखनऊ के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और है कि वहीं 2012 में विश्व रूपम फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। अगर स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं तो उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा बाजीराव मस्तानी के मुहे रंग दो लाल के गाने की कोरियोग्राफी के लिए उन्हें वर्ष 2016 में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इसके साथ ही इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपने टॉपिक की ओर। आगरा मास्टर प्लान 2031। आगरा मास्टर प्लान 2031 क्या है ये? हाल ही में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 को सार्वजनिक कर दिया गया है। इसमें ताजमहल और मेहताब बाग की ओर से राम बाग तक ताज धरोहर क्षेत्र का प्रस्ताव शामिल किया गया है। इसके तहत कई अन्य नियम बनाए गए हैं। तो अभी दोस्तों ये प्लान है आगरा मास्टर प्लान 2031 में प्राधिकरण ने पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया है। इसमें 3 नियम शामिल किए गए हैं। ताज के अलावा रामबाग तक यमुना के दोनों ओर फैले ताज धरोहर क्षेत्र में स्मारकों से 100 मीटर के अंदर कोई निर्माण की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये धरोहर स्थल है आपका, इसको बचाने के लिए, इसको खूबसूरत बनाए रखने के लिए 100 मीटर के अंदर कोई भी निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। तो यही सब है इसमें प्लान में। बाकी और भी कुछ चीज़ें पुनर्निर्माण से संबंधित हैं। चूँकि यहाँ कोई विशेष चीज़ अभी बनी नहीं है तो ये खबर अभी
उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना जानते रहिए कि आगरा मास्टर प्लान है क्या। तो आपने देखा स्मारकों को बचाने का एक मुहिम है, उन्हें सुरक्षित और खूबसूरत बनाए रखने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अपने उस पर। देश का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर बनारस बना। दोस्तों हालांकि मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर केस है, क्योंकि जो भी नेगेटिव खबरें होती हैं वो कम ही पूछी जाती हैं। पुरस्कार पूछे जाते हैं, अगर किसी में पहले दूसरे या तीसरे स्थान पर किसी अच्छे चीज़ में यूपी का या उसके किसी ज़िले का रहता तो उसको पूछे जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती। लेकिन चूंकि देश का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर है बनारस, तो पीएम मोदी का क्षेत्र है, इसलिए मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा। फिर भी आप याद रखिए कि कौन कौन से देश के अन्य 2 शहर हैं जो पहले और दूसरे नंबर पर हैं। तो देखिए 22 जनवरी 2022 को जारी देश भर के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची के अनुसार बनारस देश का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा। टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में प्रदेश के 9 शहर शामिल हैं। ये भी बहुत ही चिंताजनक बात है दोस्तों। प्रदेश के अगर 9 शहर शामिल हैं टॉप 10 में, तो बनारस तीसरे स्थान पर है। सोचिए 2 शहर और भी ऐसे हैं जो बनारस से भी ज़्यादा बुरी हालात में हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। जौनपुर देश का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा। जौनपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 और बनारस का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 दर्ज किया गया। जौनपुर जहां दूसरे नंबर पर, वहीं बनारस तीसरे स्थान पर दिए। देखिए हमें लगता है कि दूसरे से लेकर के 10वें स्थान तक यूपी के ही कुछ शहर हैं और पहले स्थान पे शायद यूपी के बाहर का होगा। देखते हैं, तो टॉप 10 को पहले देख ही लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए टॉप 10 है, देखिए पहला है घाटमपुर, ठीक है, दूसरा है जौनपुर, वाराणसी तीसरे स्थान पे, चौथे सीतापुर, 5वें मड़ियाऊँ, 6वां उन्नाव, 7वां नानपारा, 8वां पटना, 9वां अकबरपुर और 10वां कानपुर। तो यूपी में कोई पटना नाम का कोई शहर है, मुझे नहीं पता ये कहाँ है, आप सर्च कीजिएगा इसके बारे में। और घाटमपुर यूपी का है नहीं, तो यूपी का जौनपुर है, बनारस है, ठीक है, सीतापुर है। कुछ इसमें जिलों के नाम दे सकते हैं, छांटने के लिए दे सकते हैं कि कौन कौन से इसमें शामिल थे टॉप 10 में प्रदूषित शहरों में। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 8 बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 24 जनवरी 2022 को मनाया जाता है, ठीक है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल समारोह में देश के 61 बच्चों को 2021 व 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें 8 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। 61 बच्चों में 8 यूपी के हैं जो अपना स्थान बना लिए। अब देखिए अगला पॉइंट है कि इस वर्ष के इन पुरस्कार विजेताओं में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़के और 14 लड़कियां शामिल हैं। ये बच्चे देश के सभी क्षेत्रों से नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति, वीरता श्रेणियों में अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए चुने गए हैं। इसी प्रकार वर्ष 2021 के पुरस्कार विजेताओं में 21 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 32 बच्चे नवाचार, कला एवं संस्कृति, खेल, शैक्षिक, वीरता, समाज सेवा आदि श्रेणियों में चुने गए हैं। PMRBP पुरस्कार विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के 3 बच्चों का नाम यहाँ पे दिया गया है। वैसे तो 8 शामिल हैं, ठीक है, लेकिन 3 बच्चों का नाम यहाँ पे देखिए। एक है अभिनव कुमार चौधरी जिनको समाज सेवा में पुरस्कार मिला है, दूसरे हैं चंद्रधारी सिंह चौधरी, ठीक है, और जिया राय, इन दोनों को खेल में मिला है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के 5 बच्चे हैं। अच्छा, ये 3 बच्चे इधर हो गए, 5 इधर हो गए, ठीक है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
2021 2022 का था, इसमें जो कि 1 2 3 बच्चे शामिल हैं और इसमें 5 बच्चे हैं। व्योम आहूजा कला और संस्कृति के लिए, कुंवर दिव्यांश सिंह वीरता के लिए, चिराग भंसाली नवाचार के लिए, मोहम्मद शोएब शैक्षिक के क्षेत्र में और मोहम्मद रफ़ी खेल के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले अपने टॉपिक पर। उत्तर प्रदेश के 14 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है। तो 14 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। कौन कौन लोग हैं देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को देख लेते हैं। 25 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस की अवसर की पूर्व संध्या पर 2022 के लिए 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश से 14 व्यक्ति इन पुरस्कारों की सूची में अपनी जगह बना लिए हैं। पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। कई बार पूछता है दोस्तों कितनी श्रेणियों में पद्म पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, तो ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। इसमें जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री शामिल हैं। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है दोस्तों, जो सबसे उच्च कोटि का है। ठीक है, नंबर 1 पुरस्कार इसमें है पद्म विभूषण। ठीक है, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों पहला ये है और दूसरा ये आपका है पद्म भूषण। ठीक है, और तीसरा जो है आपका तीसरी श्रेणी है पद्मश्री। ठीक है, तीसरी है ये पद्मश्री। अब देखते हैं, ये पुरस्कार विभिन्न विषयों या क्षेत्रों जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि में प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है तथा आमतौर पर मार्च-अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले औपचारिक समारोहों में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिनमें 2 जोड़ी पुरस्कार, किसी जोड़ी को दिए गए पुरस्कार की गणना एक पुरस्कार के रूप में की जाती है, भी शामिल हैं। इस सूची में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री शामिल हैं। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 34 महिलाएं हैं और इस सूची में 10 व्यक्ति विदेशी NRI, PIO, OCI श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात क्या है, 34 महिलाओं को मिला है और 10 विदेशी हैं। विदेशी है या NRI हैं या PIO हैं या OIC श्रेणी में जो लोग हैं, मतलब कि जो बाहर रहते हैं, 10 ऐसे व्यक्ति मतलब इन कैटेगरी से हैं और 34 महिलाओं से हैं और 13 व्यक्ति ऐसे हैं जो इनको मरने के बाद मिला है पुरस्कार। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2022 के लिए घोषित पद्म पुरस्कारों की सूची में यूपी के कौन कौन से महानुभाव हैं, ज़रा इस पर नज़र दौड़ाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राधे श्याम खेमका, कौन है? राधे श्याम खेमका जी हैं, जिनको मरणोपरांत मिला है। कल्याण सिंह, जो कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। इनको क्या दिया गया? साहित्य तथा शिक्षा। साहित्य में राधे श्याम खेमका को साहित्य में पुरस्कार दिया गया मरणोपरांत, और कल्याण सिंह जी को मरणोपरांत दिया गया सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया गया। पद्म विभूषण इन दोनों को दिया गया दोस्तों। तो पद्म विभूषण जो नंबर 1 का है, किसको दिया गया? राधे श्याम खेमका को दिया गया साहित्य के लिए और कल्याण सिंह को समाज सेवा के लिए। अगला है कला के क्षेत्र में राशिद खान को दिया गया तथा वशिष्ठ त्रिपाठी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु पद्म भूषण दिया गया। तो पद्म भूषण पाने वाले हैं राशिद खान कला के क्षेत्र में, और वशिष्ठ त्रिपाठी जी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पद्म भूषण के लिए चुना गया है। इसी प्रकार सुश्री कमलिनी अस्थाना और सुश्री नलिनी अस्थाना कला में, शीश राम कला में, सेठपाल सिंह कृषि में, कृषि देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कुछ महिलाओं का नाम इंपॉर्टेंट है जैसे सुश्री कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। ठीक है, विद्या बिंदु सिंह साहित्य और शिक्षा में,
शिवानंद योग से, अजय कुमार सोनकर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से, सुश्री अजिता श्रीवास्तव कला से, डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी चिकित्सा में, शिवनाथ मिश्र कला को पद्मश्री से चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही, इसको 2 बार पढ़िएगा कम से कम, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है, यूपी के 79 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, सेवा पदक, ठीक है। तो देखिए क्योंकि 79 लोगों को मिला है तो इसलिए किसी का नाम यहाँ पर पूछे जाने की संभावना है नहीं, ठीक है। इसलिए आप जो है यही याद रखिए कि 79 यूपी के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। कब दिया गया? गणतंत्र दिवस के मौके पर यह वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। गृह मंत्रालय विभाग का पुलिस विभाग सराहनीय, विशिष्ट तथा शौर्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कारों आदि से जुड़े मामलों से संबंधित कार्य करता है, ठीक है। और यूपी के जो लोग हैं उनके कुछ नाम हैं, देखिए यूपी के कौन है, एडीजी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को वीरता पुरस्कार के लिए पदक दिया गया, पुलिस पदक दिया गया, किसको? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को वीरता के लिए। दूसरा, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक यूपी के 5 पुलिसकर्मियों को दिया गया, जिसमें विजय प्रकाश हैं, श्रीपति मिश्रा हैं, सुशील पांडे हैं, मिश्री लाल शुक्ल हैं एवं कृष्णानंद मिश्रा हैं। इसी प्रकार राज्य के 73 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए भी पुरस्कार दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नाम जो है शुरू में पहला वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, प्रशांत कुमार को वीरता पुरस्कार दिया गया। अगला है उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के बारे में कुछ जानकारी है। देखिए जब चुनाव कंप्लीट नहीं था शायद तब का है। तो 28 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्थानीय निकाय क्षेत्र की 35 सीटों पर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था। और निर्वाचन आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय निकाय क्षेत्र की 35 सीटों पर चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 3 मार्च को और 29 सीटों के लिए, और दूसरे चरण में 7 मार्च को 6 सीटों के चुनाव के लिए मतदान होगा। गौरतलब है कि जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त विधान परिषद भी हो सकती है दोस्तों। यूपी में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, ठीक है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद कहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में विधान परिषद है। अगर दे देगा क्या एमपी में विधान परिषद है तो कहेंगे आप नहीं, ठीक है। तो इस तरह से राज्यों को दे सकता है 4-5 राज्यों का नाम, और दे देगा उपयुक्त में से किन राज्यों में जो है विधान परिषद भी है, तो आपको उसमें छांटना रहेगा। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार। देखिए आंध्र प्रदेश अगर याद रखें, तेलंगाना भी याद रखिए, क्योंकि दोनों एक ही से अलग में, दोनों जगह जो है विधान परिषद है। यूपी में है ही, बिहार में भी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक आपको याद रखना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी बिहार में, यूपी के साथ बिहार को याद रखिए और आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना को याद रखिए। तो ये राज्य 6 राज्य आपको याद रहेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 100 सदस्य हैं, जिनका निर्वाचन निम्न प्रकार किया जाता है। तो अगला निर्वाचन के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इसे देख लिए, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। 1/3 एमएलसी राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा एमएलसी चुने जाते हैं दोस्तों? राज्य के विधायकों के द्वारा। इसके अलावा 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका और जिला बोर्डों आदि द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग करते हैं तथा 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव हो। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों, पॉलिटी की बातें हैं, इसको याद रखिए, पॉलिटी के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद याद रखिएगा, ये 169 जो दिया है, 169 के तहत विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। और ये किन किन राज्यों में विधान परिषद है ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काशी बनेगी शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक एवं पर्यटन
राजधानी दोस्तों पीएम मोदी का क्षेत्र है आपका बनारस। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिए इसको। 28 जनवरी 2022 को वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल, कौन? दीपक अग्रवाल ने बताया कि काशी को शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित करने के लिए स्मार्ट सिटी डोजियर तैयार किया जाएगा। क्या क्या बातें हैं इसमें दोस्तों देख लेते हैं जल्दी जल्दी। डोजियर में साल भर तक होने वाले प्रमुख आयोजन, प्रमुख स्थल, खान पान सहित अन्य चीज़ों को प्रमुखता से उल्लेखित किया जाएगा। डोजियर निर्माण का उद्देश्य शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के आगामी शिखर सम्मेलन में काशी के SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के लिए नामांकन के तौर पर प्रस्तुत करना है। गौरतलब है कि शंघाई सहयोग संगठन की ओर से प्रत्येक वर्ष सदस्य देश के एक शहर को सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनाए जाने का प्रावधान है जिसके तहत सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक के लिए भारत को चुना गया है। उल्लेखनीय है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO, ठीक है, 8 सदस्यों का आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा गठबंधन है जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। इसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान शामिल हैं। 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान ने इसकी सदस्यता ली थी। तो दोस्तों आपका पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, ये देखिए अफगानिस्तान भी शामिल है, उज्बेकिस्तान शामिल है, रसिया है, तजाकिस्तान है। तो 9 देश हैं, कितने देश हैं इसमें? 2001 में इसकी स्थापना की गई थी शंघाई सहयोग संगठन की, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 देश शामिल हैं। तो देखिए, चलिए दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा, लगभग 50 मिनट होने वाले हैं और हमने उत्तर प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट खबरें थी उनको हमने देख लिया दोस्तों। एक बार फटाफट फिर से आपको मैं रिवीजन करा देता हूँ क्या क्या चीज़ें थी इसमें। पहला देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो आपके नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया? मेरठ में किया, ठीक है, मेरठ में किया। और अगला देखिए, प्रदेश में 15 से 18 वर्ष की किशोर बच्चों को कोविड टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। तो ये इसको आप इतना ही याद रखिए। मुख्यमंत्री ने विधानमंडल पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन किया दोस्तों। तो इसमें जो पुस्तकों का नाम था हमने आपको दिखाया था, उसको आप देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री ने किया आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS की नई इकाई के भवन का शिलान्यास। तो दोस्तों कहाँ पे किया? याद करिए, ये कहाँ पे किया? देवबंद में किया, शायद सहारनपुर के देवबंद में, ठीक है। तो इस तरह से आप लास्ट में आप इस चीज़ को ऐसे देखते रहिए, ठीक है, और याद करिए कि इससे संबंधित और क्या क्या फैक्ट है जो याद रखनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये परियोजनाएं हैं, इसमें याद करने की कोई बात है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे इतना ज़्यादा। अगला देखिए, दुनिया की उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय बनाएगा IIT कानपुर। तो याद रखिए कौन बनाएगा? IIT कानपुर। 572 किलोमीटर की लंबी राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा, जो आपके केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा किया गया। जल पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश ने कौन सा पुरस्कार जीता दोस्तों? तो प्रथम पुरस्कार जीता है। कौन सा राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश लगाइएगा, बाकी चीज़ें हैं। आगे देख लेता हूँ क्या क्या टॉपिक इसमें थे अभी। उत्तर प्रदेश को मिले 5 प्रतिष्ठित पुरस्कार ई-गवर्नेंस पुरस्कार हैं, तो उनको आप एक बार देखिएगा। वरिष्ठ पत्रकार का निधन हुआ, कमाल खान, किस उससे थे? तो NDTV से थे दोस्तों, NDTV से थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, MNNIT को मिला राष्ट्रीय स्तर का लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट। इसमें आप इतना ही याद रखिए। कथक नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। तो ये देखिए, बिरजू महाराज जी किस घराने थे? तो आपके लखनऊ का जो एक घराना था उससे संबंधित थे, तो उसको आप देखिएगा। अभी आगरा मास्टर प्लान के बारे में मैंने बताया कि जो है 100 मीटर तक जो है उसमें जो भी आपका आगरा का ताजमहल है उसके आसपास जो है कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, ठीक है। कोई भी वहाँ पर दुकानें वगैरह या उस तरह की चीज़ें नहीं बनेंगी जिससे उसकी सुंदरता प्रभावित हो। और कुछ चीज़ें ऐसी है, उस विरासत को बचाने की एक कवायद है आगरा मास्टर प्लान 2031, ठीक है।
देखिए देश का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर है कौन सा? बनारस है। ठीक है, तो प्रदेश के कितने इसमें शहर शामिल हैं? तो 9 शहर शामिल हैं दोस्तों, और 9 में यूपी में पहले स्थान पे आपका जौनपुर है, लेकिन टॉप 10 में जौनपुर जो है दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पे बनारस है। पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? घाटमपुर है। ठीक है, घाटमपुर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है यूपी के 8 बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हो गए। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के 14 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है। इसमें दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की उसे देखिएगा। उत्तर प्रदेश के 79 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक या सेवा पदक दिया गया है। इसमें एक नाम इंपॉर्टेंट है, एडीजी का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, जिनको वीरता के लिए दिया गया था। और यूपी विधान परिषद का चुनाव के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं। काशी बनेगी, अच्छा विधान परिषद देखिए किसके तहत? अनुच्छेद 163 के तहत चीज़ें हैं। और कितने राज्यों में इस समय है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, उसमें यूपी है, बिहार है, यूपी बिहार है, उसके अलावा आपका जो है हैदराबाद है, तेलंगाना है, ठीक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, और यूपी है और बिहार है। 4 राज्य ये हो गए। और 2 राज्य और कौन कौन से दोस्तों? इनके अलावा 2 राज्य और कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है शायद, और एक राज्य कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तमिलनाडु शायद है, तमिलनाडु या कर्नाटक। ठीक है, दोनों में से कौन सा आप देख करके लिखिए। दक्षिण भारत का हिस्सा तमिलनाडु ही हो। काशी बनेगी संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी। तो ये तो अभी भी आपने आपको लास्ट वाला खबर था, ये मैंने बताया ही है। तो दोस्तों ये देखिए आज का हमने ये पूरा कर लिया। हमने जो है जो आपका जनवरी का करंट अफेयर था दोस्तों। ठीक है, दृष्टि का आपका है, ये क्रेडिट में दृष्टि IAS को दूंगा कि उन्होंने ये चीज़ दिया था मैटर, तो उसको हमने यहाँ पे पब्लिश कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी के किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी PCS है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी SSSC है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको अब क्या बताएं आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें हर ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।